हेलो बच्चों, स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। यह आपका प्यारा सा चैनल आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। चलिए हम आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, जो लेक्चर 4 होगा। लेक्चर कौन सा? चौथा नंबर। जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल या कर्व मिरर के बारे में, कुछ उसके बेसिक टर्म्स जो से रिलेटेड होंगे स्फेरिकल मिरर से, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और आप पढ़ेंगे रे डायग्राम के कुछ टिप्स के बारे में, कि रे डायग्राम के बाद जैसे इमेज का जो फॉर्मेशन होगा स्फेरिकल मिरर का, उसमें इसकी सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल या कर्व मिरर किसको बोलते हैं? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व टाइप हो, उसको हम लोग कर्व या स्फेरिकल मिरर कहते हैं, है ना। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से लाइट टकरा के वापस आएगी ना, वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए? कर्व टाइप, है ना, कर्व या स्फेरिकल टाइप। चलिए डिफिनेशन क्या है कर्व मिरर का? ए हाईली पॉलिश्ड कर्व सरफेस। सरफेस आपका कैसा है? कर्व है, इज कॉल्ड द कर्व मिरर, है ना। ए हाईली पॉलिश्ड कर्व सरफेस इज कॉल्ड कर्व मिरर। ठीक है, कर्व मिरर जो होता है वो स्फेरिकल या पैराबोलिक दोनों हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड किस पर करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर कर्वेचर। जो जैसा उसका कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा होगा, तो उसके हिसाब से ही आप स्फेरिकल मिरर को डिवाइड करते हो कि वो कर्व मिरर होगा कि सिंपल सा स्फेरिकल मिरर होगा। चलिए देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है, ये है। और पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर कैसा है दिख रहा है आपको? ठीक है, स्फेरिकल मिरर इस तरह का होता है। ठीक है, एक इस तरह का होगा, एक इस तरह का होगा, जो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। ठीक है ना, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये दो तरह का आपको मिरर दिखता होगा स्फेरिकल मिरर के अंदर। ठीक है, तो आपका जो है कर्वेचर ही डिसाइड करेगा कि जो आपका मिरर है वो किस तरीके का है, स्फेरिकल है या पैराबोलिक है। स्फेरिकल या पैराबोलिक है। स्फेरिकल को कर्व भी कहते हैं और पैराबोलिक एक अलग टाइप का मिरर होता है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में ही। तो स्फेरिकल मिरर अपने क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से दो भाग में बांटा जाता है, जिसका पहला नाम है कनकेव मिरर और दूसरे का नाम है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कनकेव मिरर। आपका टू टाइप्स का स्फेरिकल मिरर होगा, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या है? ठीक है, ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर होलो सरफेस, जिसका इनर, ये इनर पोर्शन है, जिसका इनर जो सरफेस है आपका ये होलो है। कैसा है? होलो है। इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर होलो सरफेस ही आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इसको हम लोग कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे, है ना। क्या भाई? तो इसका इनर जो सरफेस है, इनर जो होलो सरफेस है, वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यदि होगा तो हम ऐसे मिरर को कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? देखो, कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक स्थान पर आकर मिलना। जैसे आपने लाइट में कॉन्सेप्ट देखा था, आई थिंक लेक्चर 2 या 3 में होगा। कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है? कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पर लाइट रे आकर मिल रही है, उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। और एक पॉइंट से लाइट रे यदि जाती हुई दिखती है, उसको डाइवर्जिंग कहते हैं। ठीक है ना, उसी के हिसाब से ये बटा है और कुछ नहीं। तो कनकेव क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर व्हिच इनर होलो सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है? ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका आउटर सरफेस, बाहर का सरफेस वो रिफ्लेक्टिंग होगा, उसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर, है ना। कनकेव और कन्वेक्स क्लियर हो गया। कनकेव जिसका इनर होलो सरफेस ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसको हम लोग कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे।
और कन्वेक्स मिरर किसको कहेंगे, जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है उसको कन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक नंबर 9 था। 10th वाले टॉपिक में चलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। चलिए इसको मिटा दें हम। फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। पहले डायग्राम बना लेंगे, 2 डायग्राम होंगे आपके, कनकेव के, कन्वेक्स के। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो टॉपिक का नाम क्या है, 10th नंबर का टॉपिक है। 10th टॉपिक का नाम है फ्यू बेसिक टर्म्स related to spherical mirror। फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर 2 तरह का यहाँ बना देंगे हम। एक ये इसका इनर होलो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, और ये एक लाइन यहाँ से खींच देंगे। ये कौन सा लाइन है भाई, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। जस्ट इसके थोड़ा सा आगे हम लोग लेते हैं फोकस को, फोकल पॉइंट को, एफ। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है इसके जस्ट मतलब यहाँ से जितना है पार्ट उतना ही यहाँ से पार्ट होगा। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, पोल तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर। आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ध्यान देंगे ये आपका कनकेव मिरर है, इसका फोकस पॉइंट इस तरफ होगा। किस तरफ, इस तरफ होगा। ठीक है, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं छोटे वाले एफ से। कोई दिक्कत है ना। तो मेन बेसिक फंडा क्या है, देखो बाबू, ऐसा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे और उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, यही फंडा इसमें पढ़ना है ना। तो ऑब्जेक्ट जनरली जो होता है, जितना भी कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर की यदि बात करेंगे तो इस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा और इमेज उसके हिसाब से बनेगा, है ना। किधर बनेगा वो देखेंगे। ये कनकेव मिरर का था। कन्वेक्स मिरर को ले लो, कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होगा। ठीक, यहाँ से ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये सेम होता है प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों में रहेगा ना जी, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम कह देंगे पोल। यहाँ पर हो जाएगा फोकस पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोल देते हैं क्या, फोकल लेंथ, एफ से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। यही सब टर्म को डिफाइन करना है, तो बस यही सब टर्म डिफाइन करना है ना। बेसिक टर्म्स यही है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, फोकस पॉइंट किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, एक अपर्चर करके आता है वो होता है। तो होता क्या है ना, देखो ये स्फेरिकल मिरर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर गोला होता है ना, गोला। अब इस गोले को यदि 2 पार्ट में आप काट दो, इस तरह से 2 पार्ट में यदि काट दिया आपने तो आपको कुछ इस तरह का पार्ट दिखेगा। तो अब क्या करते हैं ना, एक जो होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बना लेते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बना लेते हैं, और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पॉलिश्ड करते हैं। पॉलिश किससे करते हैं, रेड लेड ऑक्साइड पेंट से या सिल्वर से करते हैं, है ना जी, उसी से करना होता है। तो चलिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप इस तरह से बना लेते हैं। ये
आउटर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग हो गया और इनर सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया। यहाँ पर इनर सरफेस को आपने, इनर होलो सरफेस को आपने रिफ्लेक्टिंग बना लिया और आउटर वाले को पॉलिश कर दिया। क्लियर? इसी तरह का आपको दिख रहा होगा ऊपर में, ये वाला ये दिख रहा होगा और ये वाला ये दिख रहा होगा, है ना। तो बस एक गोले को, एक स्फेयर को काट देते दो पार्ट में, और ये स्पेरिकल के ही पार्ट होते हैं, इसलिए इसको स्पेरिकल मिरर कहते हैं या इसको कर्व मिरर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से पढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ए। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल दिख रहा है ना, इससे हॉरिजेंटल है तो होता है जो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड center of curvature, the line joining the pole and center of curvature is called principal axis। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो बी की बात करते हैं। अब इसमें किसका नाम लिया आपने? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो इसको भी डिफाइन करना होगा। पोल क्या है? पोल क्या होता है ना? पोल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, is called pole P, देखो भाई, ये आपका स्फेयर हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये हुआ, आगे वाला दिख रहा होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। अच्छा, ये दोनों के लिए है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए। ये कनकेव है और वो कन्वेक्स है, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं ना। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, जितना भी बात करेंगे ये पूरे स्फेरिकल मिरर के लिए होता है ना। तो ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। पोल को पी से डिनोट करते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग सी, एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? एपर्चर और कुछ नहीं होता, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, उसी का विड्थ होता है, द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the width of the reflecting surface is called aperture, बात समझ में आई? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। पोल किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी स्फीयर का, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पोल होता है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस वही स्फेरिकल मिरर। एपर्चर किसको बोलते हैं? किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के विड्थ को, यानी मोटाई को हम लोग कहते हैं एपर्चर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए मिटा देते हैं। अब आगे बात करते हैं डी का। इसके अंदर डी आएगा, तो ना डी की बात करते हैं। फिगर को रहने देते हैं, फिगर आपके समझ में आएगा। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा भाई? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, of a spherical mirror
form a part of sphere, it is center which is called center of curvature, C, है ना। क्या होता है, जो भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका बेसिकली जो सेंटर होता है उसको ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं। वही लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, इट इज सेंटर। जो पार्ट होता है स्फीयर का वो सेंटर होता है, और उसी सेंट्रल पॉइंट को ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं। इसमें कोई दिक्कत? चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो भाई क्या है, आप सामने देख रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन या द सेपरेशन बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called radius of curvature। तो क्या है, सेपरेशन है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन कहलाता है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। चलिए फोकस पॉइंट की बात करेंगे। फोकस पॉइंट को बड़े वाले एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को छोटे वाले एफ से। यह ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि मिरर फार्मूला में इसका यूज आता है आगे। तो एफ, इसकी बात कर ले हम लोग फोकस पॉइंट की। देखो फोकस पॉइंट और इसका दूसरा नाम फोकल पॉइंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बड़े वाले एफ से। फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट, और इसको बड़े वाले एफ से डिनोट करते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट कौन सा है, कहाँ का है? प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट है जहां से सारा रे गुजरता है। वेयर ऑल पैरेलल रे meet after reflection is called focus point F, है ना। देखो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसा पॉइंट जिस पर जितने भी पैरेलल रे आते हैं, पैरेलल रे ऐसे आएंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको ही हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट एफ, है ना। उसके बाद जी, फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट is called focal length। डिस्टेंस किसके बीच में? तो आपका पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, फोकल लेंथ हो गया,
फोकस पॉइंट हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अपेर्चर हो गया। यही आपके कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने थे। एक रिलेशन पढ़ना होता है, एक रिलेशन पढ़ना होता है किसके किसके बीच में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का एक रिलेशन है, देख लेंगे स्टार करके। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड, फोकल लेंथ कौन सा, छोटा वाला एफ, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और छोटे वाले एफ के बीच में रिलेशन निकालेंगे। देखिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप, फोकल लेंथ जो है जितना दूरी होता है उसका दुगुना पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है ना। कहने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू होता है 2 इंटू फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, या आप कह सकते हैं फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। ये दोनों रिलेशन पूर्णतः सत्य हैं, है ना, बिल्कुल सत्य हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, या फोकल लेंथ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, चलिए अच्छी बात है। अगला जो है हम लोग का जो टॉपिक है वो 11 नंबर है। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई, दोनों के लिए था, है ना। साइन कन्वेंशन जब करेंगे तो वहाँ पर इन सब का बात करेंगे कि कहाँ पर कैसे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जहाँ पर भी स्फेरिकल मिरर से आगे रखा होगा, उसके सामने रखा होगा, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ पर रखा रहेगा ऑब्जेक्ट, तो पोल से उस ऑब्जेक्ट के पास की दूरी को, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा रहेगा और पोल से उसकी दूरी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जहाँ पर इमेज बनेगा तो पोल से लेकर इमेज जहाँ बन रहा है वहाँ तक की दूरी को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, खाली इतना याद रखिएगा। उसके बाद कंसीडर हम लोग कर लेंगे कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में आपने रिलेशन देख लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या है, दुगुना होता है फोकल लेंथ, r इक्वल टू 2f, और f बराबर यानी छोटा f बराबर r बाई 2 होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, 11 नंबर टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाई, नहीं 11 टॉपिक है फ्यू टिप्स रिलेटेड टू रे डायग्राम। कुछ टिप्स है रे डायग्राम का कि कैसे कैसे रे होगा जो गुजरेगा आपके स्फेरिकल मिरर से, और इमेज का बाद में वो फॉर्मेशन कैसे करेगा, है ना। इस टिप्स को पढ़ेंगे जो हेल्पफुल होता है हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए। कनकेव और कन्वेक्स मिरर का हम लोग इमेज देखेंगे कहाँ पर बनेगा, उससे पहले इस कुछ टिप्स को पढ़ा जाता है ताकि आसानी हो समझने में कि कौन सा इमेज कहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। तो पहला हम लोग बात करते हैं कि आपका रे कैसे कैसे गुजरेगा, ए, है ना। तो यहाँ पर ले लो ऐसे, सबसे पहले कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ले लो, कन्वेक्स मिरर भी ले लो, काहे इसको छोड़ोगे, है ना, ले लो प्रिंसिपल एक्सिस ले लो ऐसे। ठीक है, तो कैसे क्या होगा उसके बारे में समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरेलल रे आएगा। ये क्या है, पैरेलल रे इंसिडेंट है। उसके बाद ये टकरा के कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। जो पैरेलल रे आएगा किससे पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगा, या सिंपली उसको फोकस भी कहते हैं। जो भी रे है वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। अब देखिए भाई साहब, इसका जो था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस यहाँ पर है, इसका फोकस यहाँ पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी रे पैरेलल आया तो टकरा के ऐसे वापस चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर करेंगे तो ये फोकस से होता हुआ गुजरेगा। कैसे गुजरेगा, फोकस से होता हुआ गुजरेगा। कोई भी चीज़ आप ले लें, कोई भी मिरर ले लें, इसमें कनकेव ले, कन्वेक्स लें,
जो रे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, ये पहला था, ये कनकेव के लिए है और ये कन्वेक्स के लिए, सब में देखते रहेंगे, है ना, कन्वेक्स के लिए। ठीक है, अब अगला चीज लिखते हैं, फिर से कनकेव ले लेते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, ये कन्वेक्स ले लेते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ऐसे पॉलिश जरूर करना है, पॉलिश छोड़ दोगे काम खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट ये है कि ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दूसरा क्या है कि आपका जो रे आएगा, क्या आएगा, रे जो आएगा कहाँ से, फोकस से होकर गुजार दो, फोकस से होकर रे को गुजार दो, ऐसे रे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। जैसे ही फोकस से होकर गुजरेगा और रिफ्लेक्शन होगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो स्फेरिकल मिरर से है, उसके बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। समझिएगा, ये रे पैरेलल था, टकराया और टकराने के बाद फोकस पॉइंट से होकर गुजरा दोनों में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फोकस से होकर कोई रे जा रहा है, पास कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो वो सीधे निकल जाएगा और वो क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ पर सेम है, सेम यहाँ पर भी देखेंगे, कैसे देखेंगे, यहाँ पर इंसिडेंट ऐसे हो रहा है ना, इंसिडेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे निकाल देंगे, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लो। हाँ भाई, मेरे पास स्केल तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्केल से अपन कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर है, तो ये इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड कैसे होगा, ऐसे। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि कोई रे फोकस से होकर गुजर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा है कि यदि फोकस से होकर गुजार रहे हो तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये दो चीज हो गया। अब तीसरा हम लोग लेंगे, तीसरा कौन सा है ना, इसी पे तीसरा देखना है ना। चलिए यहाँ पर देख लो ऐसे। अब अगला रे की बात करते हैं। ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर लिखना है सब में, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या है कि यदि कोई भी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, इंसिडेंट ऐसे हो रहा है तो वापस उसी दिशा में, उसी मीडियम में चल जाएगा। यदि किसी भी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, कोई भी मिरर है, कनकेव चाहे कन्वेक्स, वो वापस वो लौट कर चल जाएगा। जैसे ये आया ऐसे, इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, तो ये ऐसे आया, फिर वापस उसी मीडियम में सेम डायरेक्शन में चल जाएगा। इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री एंगल होता है ना, कितना होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। चलिए अगला देखते हैं, एक ठोर देखते हैं, लास्ट है। यदि आपका ये क्या है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, कोई रे आएगा पोल के पास, पोल पर इंसिडेंट हुआ, ये क्या है, पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई रे यदि पोल के पास आएगा तो सेम एंगल बनाता हुआ ये वापस लौट जाएगा, किसके साथ, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह है, आप जानते भी होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो जितना एंगल से आया, जो इंसिडेंट पड़ा पोल पर, और जितना एंगल वो बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल पर वापस रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। कौन सा, कनकेव मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर के लिए बात करेंगे, इस तरह से कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर ये है पोल है, यहाँ पर क्या है आपका फोकस है, यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रे ऐसे आया और फिर वापस ऐसे ही लौट जाएगा। ये भी सेम है, एंगल आई एंगल आर। ये कनकेव है, कन्वर्जिंग हो रहा है, और ये कन्वेक्स है, डाइवर्जिंग हो रहा है। जिस दिशा से आया था उतना ही एंगल बनाते हुए पोल पे पड़ा ना भाई, इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है, तो जितना एंगल बनाएगा किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, कौन, इंसिडेंट रे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा और वो वापस लौट जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई आपको कि नहीं, समझ में आई? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों से बोलें कि इस चैनल को लाइक करें, यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक करें,
और आगे भी इसको फॉरवर्ड करते रहें ताकि और सब्सक्राइबर को हमसे जुड़ने का मौका मिले, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ के लिए अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, कनकेव मिरर के द्वारा, कन्वेक्स मिरर के द्वारा। बात समझ में आई? चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।